हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी गुरुकुल में। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी हिस्ट्री का 8 क्लास के सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ। इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। पिछले वीडियो में मैं इस चैप्टर को शुरू की थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से अंग्रेज़ जो हैं अपने व्यापार को फैलाएं और फिर धीरे धीरे वो साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। तो इसके पहले मैंने बताया था इजाज़तनामा, जो कि एलिजाबेथ प्रथम से कंपनी जो है हासिल कर ली थी। फिर आगे चल औरंगजेब से क्या हुआ, फरमान जारी करवा लिए थे। तो ये सब किस लिए हो रहा था, वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बन जाते हैं। जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं तो कंपनी को उनकी शक्ति से, उनकी ताकत से बहुत भय था। कंपनी सोच रही थी कि सिराजुद्दौला के किसी प्रतिद्वंदी को, किसी विरोधी को बंगाल का नवाब बना दिया जाए, क्योंकि कंपनी का मानना था कि वो जैसे जैसे कोई ऐसा नवाब चाहिए जो कि कठपुतली की तरह कार्य करे। जैसे जैसे कंपनी कार्य करे उसमें कोई भी नवाब जो है कठपुतली की तरह नवाब रहे और वो किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करे, किसी भी कार्य में दखल अंदाजी न करे। लेकिन कंपनी की जो ये मनोकामना थी, कंपनी की जो ये इच्छा थी, उनकी जो इच्छा थी उनकी पूरी नहीं होती है। और सिराजुद्दौला जो हैं वो हुक्म देते हैं कि कंपनी जो राज्य के राजनीतिक यानी कि बंगाल के राजनीतिक मामले में जो हस्तक्षेप कर रही है, जो टांग अड़ा रही है, वो ख़त्म करे, वो समाप्त करे और किलेबंदी जो कर रही है उसे रोके, और जो बाकायदा जो राजस्व चुकाया जाना चाहिए वो राजस्व चुकाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला और कंपनी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। सिराजुद्दौला क्या करते हैं कि वो 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल देते हैं। जब इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल देते हैं तो नवाब की फौज क्या करती है, कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लेती है, गोदाम पर ताला बंद कर देती है, अंग्रेज़ों के हथियार जो हैं उन्हें छीन लिया जाता है और अंग्रेज़ जो जहाज़ों को घेरे में ले लिया जाता है। तो इस तरह से इस कार्य में नवाब को सफलता मिलती है, यानी कि सिराजुद्दौला को सफलता मिलती है और फिर वो कलकत्ता की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि ये दोनों के बीच यानी सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच जो है लंबे समय तक सौदेबाजी चलते रहती है। और फिर 1757 ईस्वी में पलासी के मैदान में अंग्रेज और सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ थे और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की सेना थी। पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला को पराजय का मुख देखना पड़ा। तो सिराजुद्दौला जो थे इतने अधिक शक्तिशाली थे, ताकतवर थे, जो कि अंग्रेज उनकी शक्ति से डरती थी। फिर भी सिराजुद्दौला को पराजय का मुंह देखना पड़ा। क्यों देखना पड़ा? क्योंकि अंग्रेज़ जो है सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को अपनी तरफ कर ली थी। मीर जाफ़र को वो कहते हैं कि आप सिराजुद्दौला के साथ युद्ध में अपनी सेना को सम्मिलित न करें, और उन्हें ये लालसा दिया गया मीर जाफ़र को कि अगर सिराजुद्दौला मारे गए तो उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और इसी लालसा के कारण मीर जाफ़र जो हैं वो सिराजुद्दौला का सहयोग नहीं करते हैं। पलासी के जंग में क्या होता है, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। अब कंपनी भी क्या करती है कि वो सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो संभालने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो मीर जाफ़र के जरिए ही सारे कार्य करती थी। जैसे जैसे अपना उनकी जो कंपनी की जो इच्छा हुई, मन मानी हुई बंगाल के साथ, वैसे वैसे करती चली गई। धीरे धीरे क्या हुआ, मीर जाफ़र का भी जो उनकी मनोदशा है वो बदली और वो अब हस्तक्षेप करने लगे। वो अब कंपनी को कहने लगे कि इस तरह से तो बंगाल का जो कंडीशन है, बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ते चली जा रही है। अब मीर जाफ़र जब कंपनी का विरोध करने लगती है तो कंपनी क्या करती है, उन्हें हटा देती है और उन्हें हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। जब मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है तो मीर कासिम शुरू से ही
कंपनी के विरोधी थे और वो कंपनी के हर एक कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि बंगाल की जो व्यवस्था है वो डगमगा रही थी। फिर बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में हुई थी और इस युद्ध में मीर कासिम को हरा दिया गया। जब मीर कासिम को हरा दिया गया तो फिर दोबारा क्या हुआ? मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र को जब कंपनी फिर से नवाब बना देती है तो उनके ऊपर हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने के लिए कह दिया गया। अब इतनी बड़ी रकम थी जो कि चुकाना किसे पड़ा था? मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र कंपनी को इतने पैसे देंगे। अब कंपनी का जो कार्य था, खर्चा था, व्यापारी ज़रूरत थी, इन सब खर्चों को निपटने के लिए ये क्या कि 5 लाख रुपए का जुर्माना मीर जाफ़र को दे दी। अब धीरे धीरे वहाँ की जो व्यापारिक स्थिति है, बंगाल की जो व्यापारिक स्थिति है, वहाँ की कंडीशन, वहाँ की व्यापारिक स्थिति बिगड़ते चली जाती है। कंपनी और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से रकम कमाना चाहती थी। फिर क्या हुआ कि 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। 1765 में क्या होता है? मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो गई तो अब कंपनी सोच रही थी कि क्यों न वो बंगाल के नवाब खुद बन जाए, सारा शासन, बंगाल का जो शासन व्यवस्था है वो अपने हाथों में ले ले। आगे का जो पॉइंट है कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के अफसर क्या बैठे? नवाब बन बैठे। अब है कि जो भी कंपनी बंगाल में जो कंपनी थी वो सारे गवर्नर जनरल वहाँ के जो यही चाहते थे कि भारत आकर, यहाँ बंगाल आकर, भारत आकर धन इकट्ठा करे और अधिक से अधिक यहाँ से धन एकत्रित करके अपने जगह जाएं और ऐशो आराम की जीवन व्यतीत करें। इसी से संबंधित जो है रॉबर्ट क्लाइव हैं, वो भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर लेते हैं। 1743 में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास आते हैं। 1743 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव जो हैं इंग्लैंड से मद्रास आते हैं। तो उस समय उनका उम्र कितना था? तो 18 वर्ष। कितना उम्र था? 18 वर्ष था। फिर 1767 ईस्वी में 2 बार वो गवर्नर जनरल बनने के लिए बने और फिर वो भारत आए और उस समय उन्हें कंपनी के भीतर फैला हुआ जो भ्रष्टाचार था उसे खत्म करने का काम सौंपा गया था। तो कंपनी के भीतर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसे समाप्त करने का, उसे खत्म करने का जो कार्य किसे दिया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया था। और 1772 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने खुद ही भ्रष्टाचार यानी कि रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भ्रष्टाचार का जब आरोप लगा तो रॉबर्ट क्लाइव को अपनी सफाई देनी पड़ी। ये मामला जो है खत्म हुआ और भ्रष्टाचार से रॉबर्ट क्लाइव को मुक्त किया गया। फिर भी वो रॉबर्ट क्लाइव जो हैं 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर लेते हैं। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जब आत्महत्या करते हैं तो वो कब करते हैं? 1774 ईस्वी में। अब आगे का है पॉइंट है कंपनी का फैलता शासन। अब कंपनी का शासन तो है बंगाल में धीरे धीरे फैलता ही चला जा रहा है। कंपनी क्या करती है कि बक्सर की लड़ाई जब 1764 ईस्वी में होती है तो उसके बाद वो कंपनी भारतीय रियासतों में क्या करती है? रेजिडेंट तैनात कर देती है। अब देखना ये है कि रेजिडेंट है क्या? रेजिडेंट है कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट कौन थे? तो कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और ये जो भी कार्य करते थे कंपनी के हित के लिए ही करते थे। रेजिडेंट जो थे वो कंपनी की रक्षा के लिए ही सारा कार्य करते थे। कंपनी को आगे बढ़ाना, हर तरह से ऐसा कार्य करना जिससे जो कि कंपनी के हित के लिए हो। रेजिडेंट अब क्या करने लगी? वो राज्य के मामलों में, भारतीय जो राज्य हैं उनके मामले में हस्तक्षेप करने लगी। अगला राजा कौन बनेगा, किस पद पर बैठेगा, कौन किस पद पर बैठेगा, कौन से कार्य की कब करना है, कौन, इस तरह से जितने भी कार्य थे उसमें रेजिडेंट जो है हस्तक्षेप करने लगी।
फिर बाद में आगे चलकर कंपनी क्या करती है कि रियासतों पर सहायक संधि थोप देती है। अब ये है कि सहायक संधि क्या है। सहायक संधि हम उसे कहेंगे जो कि जो भारतीय रियासत हैं, भारतीय रियासत जो हैं, राजा हैं, शासक हैं, वो अपने लिए स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। वो क्या है, अपने लिए स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। और अगर वो स्वतंत्र सेना रखने का उन्हें तो अधिकार था नहीं, और उन्हें सुरक्षा के लिए जो सेना रखा जाता था वो कंपनी के द्वारा रखा जाता था। तो कंपनी के द्वारा जो सुरक्षा रखा गया, तो उसके लिए जो उन्हें उस सेना के लिए, उस सहायक सेना के लिए खर्च जो है राजा को देना होता था। और अगर राजा सहायक सेना के खर्च देने में असमर्थ है, वो चुका पाने में असमर्थ है, तो क्या होता है कि कंपनी जो है उनकी शासक, उनकी जो धन संपत्ति, उनका जो इलाका है उस पर अपना कब्जा कर लेती है। तो इसे ही हम कहेंगे सहायक संधि। यानी कि सहायक संधि का एक छोटे रूप में या सहायक संधि को हम इस तरह से कह सकते हैं कि राजा जो हैं वो अपने लिए सेना नहीं रख सकते हैं। कंपनी राजा की सुरक्षा के लिए सेना रखेगी और उस सेना के लिए जो खर्च होगा वो राजा के द्वारा दिया जाएगा। और अगर राजा उस खर्च को देने में असमर्थ है, चुका पाने में वो समर्थ नहीं है, तो फिर कंपनी जो है उनके इलाके को, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेगी। इसे ही सहायक संधि कहा गया था। इसी का एक छोटा सा उदाहरण है कि रिचर्ड जो है वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। उनका जो शासनकाल था 1798 से 1805 तक, वो क्या है कि 1801 ईस्वी में अवध के जो नवाब हैं वो सहायक सेना के लिए जो पैसा अदा करना था उसमें वो चूक गए थे। वो सहायक सेना के लिए पैसा जो चुकाना था, देना था, वो नहीं चुका पाए, असमर्थ थे। तो अवध की जो संपत्ति है, अवध का जो इलाका है, उस पर कब्जा कर लिया जाता है। और हैदराबाद के कई इलाके ऐसे थे जो छीन लिया जाता है। हैदराबाद के साथ भी ऐसा ही होता है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ वर्ड है, जैसे निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का अर्थ क्या हुआ, निर्देश देना। निषेधाज्ञा क्या हुआ, ये निर्देश देना। अधीनस्थ, इसका अर्थ हुआ दब्बूपन। दब्बूपन का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करने में असमर्थ है, या फिर समर्थ भी है तो वो अपने सामने, जो व्यक्ति है उसके सामने जो है अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करने में असमर्थ है, वो दब्बू की तरह रह रहा, उसे ही क्या कहा जाता है, दब्बूपन कहा जाता है। अब क्या है, टीपू सुल्तान। आगे हम देखते हैं टीपू सुल्तान शेर मैसूर। हैदर अली का जो शासनकाल है वो 1761 से 1782। हैदर अली का शासनकाल क्या है, 1761 से 1782। हैदर अली के पुत्र हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो हैं उनका शासनकाल है 1782 से 1799। 1782 से 1799 जो है टीपू सुल्तान का शासनकाल है। अब जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था, तो ये हुआ था 1780 से 1784 के बीच। लेकिन 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो टीपू सुल्तान उस समय मैसूर के शासक बन जाते हैं। और टीपू सुल्तान क्या करते हैं कि 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो हैं अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात था उस पर रोक लगा देते हैं। वो जो हैं, जो कंपनी के जो अस्थायी जो सौदागर हैं को भी कंपनी के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दिया जाता है। टीपू सुल्तान क्या करते हैं, उनका जो अपना सेना था, वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। यानी कि फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए कौन, तो टीपू सुल्तान। उन्हीं के द्वारा वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण किए थे।
इस तरह से जब हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये जो दोनों जो शासक थे, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि ये दोनों शासक बहुत ही घमंडी और ख़तरनाक हैं। अब ये जो हैं अंग्रेज़ जो हैं, ये दोनों राजाओं को शक्ति को नियंत्रित करना चाहती थी, उनकी शक्ति को कुचलना चाहती थी। इसी के कारण अंग्रेज़ और मैसूर के बीच 4 बार युद्ध हुआ था। 4 बार जब युद्ध हुआ था तो सबसे प्रथम यानी सबसे पहला युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1767 से 1799 के बीच हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के बीच हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। और इसी समय क्या हुआ था कि श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को सफलता मिली, कंपनी को सफलता मिली और इसी में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। जब टीपू सुल्तान मारे जाते हैं तो मैसूर का जो शासन व्यवस्था था, मैसूर का जो राजकाज था, अब सवाल ये उठा कि ये किसके हाथ में जाए और कौन इसे संभाले। तो मैसूर का जो राजकाज था वो बोडियार राजवंश के हाथों में चला गया। ये कब चला गया? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। अब आगे हम देखते हैं कि विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में, तो ये क्या है कि टीपू एक खिलौना था, नकली शेर और एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। नकली शेर को का जो तुलना किया गया है वो टीपू सुल्तान से किया गया है। टीपू सुल्तान जो हैं अंग्रेजी जो सिपाही है उसे दबाए हुए हैं। तो इस तरह का ये जो खिलौना है ये कहाँ पर है? तो लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में। ये कहाँ है? लंदन में। और वहाँ पर विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम है, वहीं पर ये रखा गया है। अब है कि फ्रांसीसी जो 1782, अब 1782 में क्या हुआ था यहाँ हम देखते हैं। जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के राजा बने। जब टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बन गए तो टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ यानी कि उनके जो फ्रांसीसी दोस्त थे वो उनके साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए जंगल में एक शेर से उनका सामना हुआ। शेर से जब सामना हुआ तो टीपू सुल्तान बंदूक लिए हुए थे और उनका जो बंदूक है उस समय साथ नहीं दिया और उनके पास एक कटार था, वो कटार भी उनका साथ नहीं दिया, उनके हाथ से गलती से गिर गया। फिर भी टीपू सुल्तान उस शेर के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते रहे, निहत्थे लड़ते रहे, उस शेर का मुकाबला किए और अंत में क्या हुआ, वो कटार उठाकर उस शेर को मार देते हैं। जब उस शेर को मार देते हैं तो उनके जो फ्रांसीसी दोस्त थे वो उन्हें इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा, यानी कि टीपू सुल्तान के द्वारा शेर को मारा जाना। इसी के बाद से टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर की उपाधि दी गई थी। टीपू सुल्तान का जो झंडा था, राजसी जो झंडा था, उस पर शेर की तस्वीर बनी हुई थी। अब है 1792। 1792 में क्या हुआ कि मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों यानी कि कंपनी की जो सारी फौज थी ये सब मिलकर हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। एक तरफ कौन थे? मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी, ये सब की संयुक्त फौज थी। और दूसरी तरफ क्या था? क्या थे? टीपू सुल्तान थे। इनके साथ संधि करनी पड़ी टीपू सुल्तान को। और इस संधि के तहत क्या हुआ तो उनके 2 बेटे थे, यानी कि 2 बेटे किसके थे? टीपू सुल्तान के। टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक बना लिया। अब आगे हम देखते हैं 1761। 1761 में क्या हुआ था? इस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। इस युद्ध के बाद मराठों का जो सपना था कि वो दिल्ली पर शासन करेंगे, दिल्ली पर राज करेंगे,
उनका जो ये सपना था चकनाचूर हो गया था। अब आगे हम देखते हैं 1782। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, तो ये जो युद्ध हुआ था किस संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था? तो 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1803 से 1805 के बीच हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1817 से 1819 के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।